हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का मेरे चैनल द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, उनका एक सब्जेक्ट कोड है BPSE 146। उसका मैं आपको आज ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कराने वाली हूँ। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या खास है। तब तक आप लोग मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिसको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है वो इस वीडियो को लाइक करे और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको मेरी वीडियो के थ्रू। देखिए, संघर्ष, समाधान और शांति स्थापना, ठीक है, ये आपके बुक का नाम है। और इसका यूनिट 1 देखते हैं सीधा हम। मेरी वीडियो को लाइक करिए फटाफट। सॉरी, ये देखिए आपका है ब्लॉक 1, ठीक है, संघर्ष सैद्धांतिक संरचना। इसका जो यूनिट 1 है वो है संघर्ष की अवधारणा और अर्थ। ये देखिए, इसके अंदर देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। ओके, देखिए इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ना है। संघर्ष की परिभाषा, संघर्ष के चरण, संघर्ष का जीवन चक्र, संघर्ष का वर्गीकरण, संघर्ष के मुद्दे। ओके, ये सारे जो है आपके इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसके अंदर क्या है चैप्टर में। ये देखिए, संघर्ष की परिभाषा। संघर्ष क्या है? संघर्ष क्या है बताओ? एक सामाजिक प्रक्रिया जब दो या दो से अधिक पार्टियों के पास लक्ष्यों, मूल्यों या मुद्दों पर ली गई स्थिति में अंतर का अंतर होता है। ओके, कई स्तरों पर हो सकता है। पारस्परिक, समूह, अंतर समूह, संगठनात्मक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। संघर्ष के 3 आयाम: व्यवहारिक, विवाद करने वालों की भावनात्मक आसक्ति, संज्ञात्मक या विवाद करने वाला संघर्ष को कैसे देखता है। संघर्ष को हल करने के लिए तीनों को संबोधित किया जाना चाहिए। देखो, संघर्ष क्या है? संघर्ष क्या होता है? जब दो जो लोग हैं, ठीक है, एक जो चीज किसी भी मुद्दे को लेकर सहमत है और दूसरा असहमत है, ठीक है, एक अग्री करता है और एक डिसअग्री करता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है, फाइट होता है ना। वो एक, बस आपको मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप इसमें देखेंगे ये चीज़ें। देखो, संघर्ष प्रकट व्यवहार के अतिरिक्त कुछ दर्शाता है, मात्र इसके व्यवहार की व्यापकता पर ध्यान केंद्रित करना इसके अर्थ को सीमित करना है। संघर्ष की त्रिआयामी संकल्पना ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए जोर देती है जिसमें कई पक्ष में व्यक्ति, समूह, संगठन या राष्ट्र असंगत लक्ष्यों, उनकी संरचना व बातचीत और उद्देश्यों की प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। हम भावनात्मक अविश्वास और संज्ञानात्मक रूढ़िबद्ध उन्मुखता पर विचार करते हैं। यह संघर्ष की स्थिति के साथ चलता है और इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जो संघर्ष के दौरान किसी पक्ष द्वारा किए जाते हैं। ओके, देखो, संघर्ष निवारण या प्रबंधन उपायों को प्रारंभ करने के लिए यह जरूरी है कि धमकी की धारणा बनती हो या वास्तविक रूप से संघर्ष घटित हुआ हो। इसीलिए संघर्ष की संकल्पना को जानने से पहले यह आवश्यक है कि संघर्ष को घटित होने से कैसे रोका जाए या इसके प्रबंधन के उपाय किए जाए। देखो, संघर्ष क्या है? अभी हमारे यहाँ पे संघर्ष चल रहा है सीमा विवाद को लेके। कभी पाकिस्तान के संग चलता है, कभी श्रीलंका के संग देखा, कभी बांग्लादेश के संग, कभी चाइना के संग, है ना, है ना। ये भी तो एक संघर्ष है। किस चीज़ को लेके? सीमा को लेके। वो हमारे बॉर्डर में घुस जाते हैं, हम लोग उनके बॉर्डर में घुस रहे हैं, है ना, यही है। अब देखो, इसको पढ़ना, ठीक है। और अब देखते हैं संघर्ष के चरण। संघर्ष के चरण क्या है? संघर्ष के
4 मूलभूत चरणों पर आम सहमति है। ये चरण परस्पर विशिष्ट नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति, संगठन, राष्ट्र एक ही समय में एक से अधिक चरणों में शामिल हो सकता है। अतः व्यक्तिगत व्यक्ति, संगठन, राष्ट्र के अंदर का संघर्ष उदाहरण के लिए जो निर्णय नहीं ले सकता, और अंतर व्यक्तिगत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, संगठनों, राष्ट्रों के बीच संघर्ष, उदाहरण के लिए 2 पक्षों के बीच विवाद। देखा, विवाद है ना, वही संघर्ष है। अंतः समूह, एक ही समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष। देखो, अंतर समूह 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच संघर्ष, उदाहरण के लिए 2 भिन्न समूहों के गुट या राष्ट्रों के बीच संघर्ष। इसके क्या 4 मूलभूत चरण है? देखो, पहला अंतः व्यक्तिगत, इसमें क्या होता है, एक जो मतलब कोई एक इंसान है या संगठन है या राष्ट्र है, ठीक है, इसके अंदर, इसके खुद के अंदर जो भी विवाद है, ठीक है, जो संघर्ष है। दूसरा अंतर व्यक्तिगत, इसमें क्या है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, 2 संगठन हो सकते हैं, ठीक है, 2 राष्ट्र हो सकते हैं, उनके बीच का संघर्ष। फिर इसमें अंतः समूह, समूह क्या होता है, जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति हो या 2 से अधिक, है ना। देखो, एक समूह क्या है, जिसमें ग्रुप है ना, ग्रुप, तो क्या एक ही ग्रुप के अंदर जो है उनके जो मेंबर है उनके बीच का संघर्ष। और है एक और चौथा है इसका अंतर समूह, इसमें क्या है, 2 ग्रुप है या 2 राष्ट्र हैं, है ना, उनके बीच में जो संघर्ष है वो है। अब देखो, संघर्ष का जीवन चक्र, उसकी जो जीवन चक्र है वो कैसी है, देखो उसकी लाइफ साइकिल कैसी है। संघर्ष एक स्थिर नहीं बल्कि गतिशील स्थिति है। संघर्ष के जीवन चक्र के दौरान तीव्रता का स्तर बदलता रहता है। विवाद की रोकथाम व प्रबंधन के उपायों तथा विभिन्न रणनीतियों को कैसे, कब और कहाँ प्रयोग किया जाए, इसे जानने के लिए संघर्ष के जीवन चक्र को समझना जरूरी है। जो संघर्ष है वो क्या है, कभी तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है ना। कभी देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, फिर क्या होता है, एक टाइम पे वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे इजराइल का देख सकते हैं अभी, कितना कभी कभी इतना तेज रहता है उनका, है ना, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं उनके, फिर कभी कभी डाउन रहता है। तो संघर्ष क्या गतिशील है। देखो, समय के साथ कई सुझावों और संघर्ष पैटर्न के कई प्रारूप को प्रस्तुत किया गया है। संघर्ष को उसकी तीव्रता के अनुसार चक्रीय नाम दिया जाता है। तीव्रता स्तर का अर्थ है शांति की अपेक्षाकृत स्थिरता और स्थिति से संकट या युद्ध की स्थिति में पहुंचना। इसके बाद यह अस्थिर शांति की ओर बढ़ता है। अधिकांश विद्वान मानते हैं, देखो क्या अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं, संघर्ष के ये चक्र पुनः घटित हो सकते हैं, ठीक है, अपने आप जो है वो घट सकता है। इस चक्र को सिर्फ सकारात्मक शांति के द्वारा ही रोका जा सकता है। इस प्रकार शांति सिर्फ हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये तथाकथित सकारात्मक शांति की स्थिति है। देखो इसके अंदर ये चक्र है, हाँ ये चक्र है, इसको देख लेना बेटा, ये जरूर आता है, ठीक है, चक्र बनाना ना आपको आएगा ही आएगा। मैंने बहुत बार देखा है, आपको मैं जो क्वेश्चन पेपर दूंगी तो आप देखना, उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, जो इसका चक्र है अफगानिस्तान के संघर्ष का आवर्ती चक्र, ठीक है, ये चक्र देख लेना, ये आता है। मैंने कई सालों के मतलब जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसमें कई बार आया, ठीक है। अब देखो संकट के रोकथाम, देखो संकट की रोकथाम के लिए कई उपाय हैं। कौन कौन से? स्थिर और अस्थिर शांति के दौरान रोकथाम के उपाय प्रणाली संरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जो संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने के लिए आवश्यक है। हालांकि संघर्ष के व्यापक और गंभीर होने से पहले स्थिर और अस्थिर शांति के दौरान ही संघर्ष के रोकथाम के उपाय प्रभावी हो सकते हैं।
यहाँ पर संरचनात्मक और रोकथाम के प्रत्यक्ष उपायों के मध्य अंतर स्थापित करना महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक उपाय स्थिर शांति काल के दौरान ही सर्वथा उपयुक्त होते हैं। संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत वे उपाय आते हैं जो विशिष्ट समूह या मुद्दों पर आधारित आर्थिक विकास, राजनीतिक भागीदारी या सांस्कृतिक स्वायत्तता जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में संरचनात्मक उपायों के प्रयोग का फायदा यह होता है कि इसके स्वीकार्यता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शरण में विरोधी पक्ष के बीच संदेह निम्न स्तर पर होता है। ये देख लेना, इतना तो नहीं है। संघर्ष प्रबंधन थोड़ा पढ़ लेना। देखो इसमें क्या है। फ्रेड टेनर ने संघर्ष प्रबंधन की परिभाषा देते हुए कहा है, यह संघर्ष का बिना हल निकाले संघर्ष को कम करता है, संघर्ष का शमन करता है और यह संघर्ष को सीमित करता है। निकोलस स्वानस्ट्रॉम इस परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि संघर्ष प्रबंधन को संवाद के प्रारूप में विनाशकारी से रचनात्मक रूप में बदलाव के अर्थ में समझना चाहिए। विलियम जर्टमैन ने तर्क दिया है कि संघर्ष प्रबंधन का अर्थ हिंसा और हिंसक गतिविधियों को समाप्त करना और संघर्ष को राजनीतिक स्तर पर सुलझाए जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था। संघर्ष प्रबंधन, यह है संकट प्रबंधन। युद्ध भड़कने से पहले जब संघर्ष तेजी से बढ़ता है और प्रबंधन के उपायों के लिए समय कम होता है, तो ऐसी स्थिति में छोटी अवधि को ध्यान में रखते हुए संकट प्रबंधन के उपायों को प्रयोग में लाया जाता है। इस अल्प अवधि में संघर्ष को समाप्त करने के लिए समय तथा अन्य संसाधनों की कमी होती है और सूचनाएं भी अपर्याप्त होती है। ये भी देख लेना। ठीक है, संघर्ष समझौता। संघर्ष समझौता के अंतर्गत संघर्ष की सभी रणनीतियों को शामिल किया जाता है, जिसका लक्ष्य संघर्ष के मूल कारणों का समाधान किए बगैर प्रत्यक्ष हिंसा को निश्चित रूप से समाप्त करना होता है। यहाँ संघर्ष को असंगठितों, दुर्लभ संसाधनों या शक्ति के लिए होने वाली प्रतिद्वंदिता के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार संघर्ष को शून्य योग खेल के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, या जाता है। तथापि नव यथार्थवादी लेखों के आधार पर इस शून्य योग खेल को शामिल पक्षों के हितों, संघर्ष तीव्रता के चरण के आधार पर तोड़ा जा सकता है। ये भी देख लेना। ठीक है, अब देखो संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान के अंतर्गत वे रणनीति आती है जो संघर्ष के विनाशकारी रूप से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिनका उद्देश्य सभी पक्षों के लिए मान्य तथा एक संतोषजनक समाधान ढूंढना होता है। ठीक है, जो सभी माने, उनका क्या उद्देश्य होता है, जो सभी के लिए मान्य हो। ठीक है, सभी और सभी के लिए संतोषजनक समाधान ढूंढना होता है कि सभी उससे क्या हो, संतोष हो सबके लिए। ठीक है, सब एग्री करे उसको, सबके लिए अच्छा हो। एक प्रभावी संघर्ष समाधान के लिए संघर्ष प्रबंधन एक नींव के समान होता है, जो प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है। संकल्पनाएं अक्सर भ्रमित करने वाली या एकीकृत होती है। संघर्ष समाधान ऐसे समाधान को इंगित करता है जो संघर्ष की अंतर्निहित विसंगतियों तथा पक्षों के परस्पर अस्तित्व को दर्शाता है, जबकि संघर्ष समाधान ऐसे उपायों को इंगित करता है जो संघर्ष को बिना हल किए इसे कम करने, इसका शमन करने या इसे सीमित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखो संघर्ष रूपांतरण, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे पढ़ लेना जितना भी छोटे छोटे ना। अब देखो शांति स्थापना क्या है। शुरुआत में कार्रवाई करने वालों को पृथक करने और गलती से या जानबूझकर तीव्र करने
की रोकथाम पर विशेष बल दिया जाता है शांति स्थापना पे। ठीक है, इस चरण की तुलना तीव्रता के दौरान संकट चरण से की जाती है और ये अक्सर तीसरे पक्ष की कार्रवाई करने वालों को शामिल करती है, जो शांति कायम रखने या निगरानी करने में सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि तीव्रता की जोखिम मौजूद रहती है, परंतु युद्ध का कोई आसन्न भय नहीं रहता। जब संघर्ष की तीव्रता में कमी आती है तब शांति स्थापना का चरण प्रारंभ होता है, जो दीर्घकालिक लंबे समय उपायों के लिए अवसर प्रदान करता है। अतः यदि शांति स्थापना के प्रयासों को सफलता मिलती है तो संघर्ष शांति दृढ़ता के चरण में पहुंच जाता है, जहां सभी पक्षों को अधिक सहयोगी बनाने तथा उनके लिए समावेशी शांति के निर्माण करने का लक्ष्य होता है। देख लेना ये संघर्ष की श्रेणियां कौन सी है। संघर्ष की जो श्रेणियां दो है, अहिंसक और हिंसक। अहिंसक कौन सी होती है, जो विचारों को लेकर संघर्ष होता है। ठीक है, इसमें कोई भी हिंसा नहीं होती। और हिंसा वाली क्या होती है, देखो मैं आपको ये समझा ही देती हूँ अच्छे से। इसी में देखो, संघर्ष की श्रेणियां संघर्ष के स्रोत और श्रेणी से संबंधित शोध समानतया संघर्ष के दो दृष्टिकोणों पर केंद्रित होता है, विषय परक दृष्टिकोण और उद्देश्य परक दृष्टिकोण। ठीक है, उद्देश्य परक दृष्टिकोण सामाजिक और राजनीतिक तथा समाज की संरचना की पृष्ठभूमि में संघर्ष की उत्पत्ति की खोज करता है और मानता है कि खतरे में पड़े लक्ष्यों को पूरी तरह से संगत बनाया जा सकता है। इसके विपरीत विषय परक दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से विसंगति का विचार करता है। संघर्षरत पक्षों में विसंगति का स्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह विवाद की तीव्रता और संघर्ष के चरणों की गति को प्रभावित करता है। जब संघर्ष उभरता है, यह बढ़ता है और तीव्रता इसकी दिशा और चरणों को बल देती है। इस संदर्भ में संघर्षों के चरणों और उसकी श्रेणियों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्या होने वाला है और संघर्ष प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है का संकेत देती है। देखो, परिणाम स्वरूप संघर्षों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, एक है अहिंसक और दूसरा है हिंसक। ठीक है, अहिंसक क्या है, हिंसा की अनुपस्थिति, जहाँ पे हिंसा ना हो। ओके, हिंसा की अनुपस्थिति अपने आप में संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। हिंसा या प्रतिरोध के बिना भी विरोधाभासी हितों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जा सकते हैं। जब संघर्ष विद्वान होता है तो विरोधी पक्ष हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करते। ओके, बात विचार करके भी उनका संघर्ष जाहिर करते हैं। ठीक है, तथापि अहिंसक संघर्ष के अस्तित्व को बाहरी दुनिया तथा कम से कम एक पक्ष द्वारा देखा और पहचाना जा सकता है। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक संघर्ष अहिंसक चरण के बाद तीव्र होता है। ओके, जब अहिंसक संघर्ष होता है मतलब क्या है, आप एक बार में मतलब दो पक्ष है। ठीक है, एक पक्ष है बार बार अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष किए जा रहा है, बट जो दूसरा पक्ष है वो उसकी बात समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उस टाइम पे भाई उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा और वो हिंसक हो जाएगा, है ना, कि ये तो मेरी बात नहीं समझ रहा है, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, इसको नहीं समझ रहा है, तो फिर वो अपने बल का प्रयोग करने लगेगा। ठीक है, अपने ताकत का प्रयोग करने लगेगा। ठीक है, तो जो पहले जो है कोई भी जो संघर्ष होता है वो क्या अहिंसक ही होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले जाके धड़ बजा दिए, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले बातों से समझाते हैं, बातों से नहीं समझा तो फिर बल का प्रयोग करने लगते हैं। तो यही है। ओके, अब देखो हिंसक संघर्ष क्या है, जब विरोधी पक्ष अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से परे जाते हैं और दूसरे पक्ष द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता पर हावी होना चाहता है या क्षति पहुंचाना चाहता है या नष्ट करना चाहता है। ठीक है, तो
तो इन स्थितियों में संघर्ष हिंसक चरण में प्रवेश कर जाता है। मूलभूत और कार्यात्मक जरूरतों से उपजी निराशा, ठीक है, का अस्तित्व अहिंसक संघर्ष के हिंसक संघर्ष में परिणत होना ही अनिवार्य शर्त है। प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा तब जन्म लेती है, कब होती है, ठीक है, हिंसा कब जन्म लेती है, देखो, जब कुछ मूलभूत आवश्यकताएं और मांग से अत्यधिक निराशा होती है, ठीक है। जैसे कि अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं, तो सरकार से कुछ डिमांड कर रही है, हाँ, तो प्यार से प्रोटेस्ट कर रही है, बैठी है जंतर मंतर पे जाके कि भाई हमारी ये मांग पूरी करो, ये मांग पूरी करो, ये मांग पूरी करो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सुनने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या है, वो हिंसा करने लग जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद देखना वहाँ पे दंगे भड़कने लगते हैं। देखा ही होगा आपने न्यूज़ चैनल में कि पहले जो किसान आंदोलन हो रहा था, देखा एक बार आपने, जो कितने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे ना, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे बैठ के। फिर क्या हुआ, जब सरकार उनकी बात ना मानने लगी, बहुत दिन हो गए उन्हें ऐसे करते करते करते, तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर जगह जगह पे आपने देखा हिंसा भड़कने लग गई, है ना। तो जो हिंसक संघर्ष है वो किसका परिणाम है, वो अहिंसक संघर्ष का ही परिणाम है। पहले वो आराम से करते, नहीं मानते तो वो हिंसा पर उतर आते, ठीक है। तो ये जो दो है ना संघर्ष की श्रेणियां, ठीक है, हिंसक और अहिंसक। अब देखो संघर्ष के मुद्दे क्या हो सकते हैं। क्षेत्र और सीमा संघर्ष बताया अभी, जैसे कि इंडिया में चाइना को लेकर, ठीक है, पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, श्रीलंका को लेकर, क्या है, सीमा संघर्ष ही तो है। वो हमारे सीमा के अंदर घुस जा रहे हैं, हम उनके सीमा के अंदर घुस जा रहे हैं, ठीक है। एक ही हो गया। एक अल्पसंख्यक जातीय और सत्ता का संघर्ष, ठीक है। अल्पसंख्यक जो है, जो बहुत कम है हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में क्या किसी भी देश में, ठीक है, जो बहुत कम होंगे, और क्या जात को लेकर है ना, कास्ट को लेकर, और सत्ता, और जो सत्ता को लेकर संघर्ष, ठीक है। ये संघर्ष है, ये इसके मुद्दे हैं। और संसाधनों के लिए संघर्ष, संसाधनों को लेकर, जैसे कि जंगल है ना, तो कहीं पे थोड़ा सा जंगल है और उसको जो काट रहे हैं, है ना, और कुछ लोग उसको बोले नहीं ये हमारे लिए, मतलब नहीं काटो इनको, इनकी मतलब क्या करो, रक्षा करो, ऐसा करके, है ना, क्योंकि संसाधन जो है वो कम है, कोयला है ना, तो ऐसे। अब देखो इसका क्या है भी, इसमें देखो संसाधनों की यहाँ पे देखना, हाँ, देखो संसाधनों की दुर्लभता, दो या दो से अधिक समूह राज्य किसी सीमा तक संसाधनों को साझा करते हैं, ठीक है। थर्ड, उन समूहों की तुलनात्मक शक्ति। फोर्थ, वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच में आसानी, है ना, जैसे कि जल को लेकर संघर्ष है, तो ये क्या है, संसाधन ही तो है। ये सारे इसके मुद्दे हैं। वो चैप्टर खत्म हो गए यहीं पे आपका। इसमें ये देख लेना संघर्ष के अर्थ की व्याख्या, संघर्ष का जीवन चक्र देख लेना। अब बताया ना अफगानिस्तान वाला जो जीवन चक्र है वो जरूर देख लेना एक बार, वो आता ही आता है। हिंसक और अहिंसक संघर्ष के अंतर की विवेचना क्या है। हिंसक संघर्ष क्या है, जिसमें हिंसा होती हो, बल का प्रयोग होता है। अहिंसक जिसमें बल का प्रयोग ना हो, विचारों की लड़ाई हो, है ना। संघर्ष रूपांतरण के शांति स्थापना, ये देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा अब तक तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। आपके लिए मैं ऐसी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।